हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू समर्पण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लास्ट लेक्चर में हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया था और उसकी जो कंडीशन है उसके बारे में बात की थी। और आज के लेक्चर में हम उससे आगे पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, प्रोपीन मॉलिक्यूल लेके, उसमें बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन किस प्रकार से होता है। और आज के लेक्चर में हम आगे वाले और जो कंपाउंड होते हैं, जैसे कार्बोकैटायन होता है या जो कार्बन फ्री रेडिकल होता है, उनमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बताना चाहता हूँ आपको कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो पास वाले पी ऑर्बिटल के अंदर डी लोकलाइज करते हैं, विस्थानीकरण करते हैं। ठीक है। और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड वाले हो या पाई बॉन्ड वाले, उनका डी लोकलाइजेशन होता है, अगर उनका विस्थानीकरण होता है तो सिस्टम को, अणु को स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये जो सारे खेल हो रहे हैं रेजोनेंस वाले या हाइपर कॉन्जुगेशन वाले, ये सब स्टेबिलिटी के लिए होते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन आपको याद होगी। कंडीशन ये थी कि एक sp3 कार्बन होना चाहिए, उसके पास में sp2 कार्बन होना चाहिए, और sp3 वाला जो कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। और इस प्रकार के जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, उन हाइड्रोजन को एक नाम दिया जाता है अल्फा हाइड्रोजन। और जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज़्यादा उसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे और उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है। तो उसी तर्ज पे हम स्टार्ट करते हैं आगे। आज एग्जांपल लेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन का, वो ये वाला लेंगे CH3 CH2 प्लस CH3 CH2 प्लस। ये जो है एक एथिल कार्बोकैटायन या इसको इथाइल कार्बोकैटायन कहा जा सकता है। इसको अगर आप गौर से देखो, इसको ठीक से देखा जाए तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है, संकरण sp2 है। जब कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ये बात आपको अब तक समझ में आ गई होगी। और ये जो कार्बन है इस पे sp, इसका हाइब्रिडेशन स्टेट जो है, इसकी संकरण अवस्था है, वो sp3 है। और यहाँ पर 3 H लगे हुए हैं, अल्फा हाइड्रोजन जिनको कह सकते हो आप। तो इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। कैसे होगा? आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके, ये यहाँ पर जो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, इसको आप यहाँ पर ले आओगे आगे। ठीक है। अब इससे पहले जो प्रोपीन वाला केस पड़ा था उसमें तो यहाँ के जो पाई बॉन्ड था आगे, उसके इलेक्ट्रॉन भी आगे भेज रहे थे, लेकिन यहाँ तो कोई पाई बॉन्ड है नहीं। बस इस CH2 प्लस के पास में एक रिक्त पी ऑर्बिटल होता है, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, और उसी वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है, इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये जो है इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इनके बीच का बॉन्ड जो ख़त्म हो गया है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया है। आप देख रहे होंगे, है ना। ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसलिए प्लस चार्ज आ गया है। और यहाँ जो पहले से प्लस चार्ज पड़ा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब अगर आप वहाँ पर बॉन्ड बना लेते हो तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ प्लस चार्ज हट जाएगा। लेकिन ओवरऑल सिस्टम के ऊपर प्लस चार्ज मेंटेन है। आप अगर देखो ध्यान से तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना था, कुल आवेश इसके ऊपर +1 था, तो उस पर भी आप नेट चार्ज कितना है, +1 दिखाई दे रहा है। तो चार्ज हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहते हैं या जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनमें मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो बढ़ता या घटता नहीं है, बस इधर उधर होता रहता है। ठीक है। क्योंकि एक रूल होता है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नेदर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। मतलब चार्ज को ना बना सकते हैं, ना ही चार्ज को मिटा सकते हैं। ठीक है। वो जितना है उतना ही रहेगा। अगले वाले स्टेप में ये होगा बच्चों कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन जो है इस, जहाँ से ये बॉन्ड रिक्त हुआ है, खाली हुआ, उसकी तरफ चले जाएंगे। ठीक है। तो ये जो है ऐसा कुछ बन जाएगा, प्लस चार्ज इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा। फिर एक बार इस हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन इधर आप शिफ्ट करा दो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये H प्लस ऐसा बन गया, डबल बॉन्ड CH2। इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई है। तो ये ऐसा होने से क्या फ़ायदा होता है, प्लस चार्ज कभी इस पे कभी इस पे कभी ऐसे 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 होने से बेनिफिट क्या मिलता है? बेनिफिट ये होता है कि आवेश है, चार्ज है, जितना ज़्यादा एटम पे फैलता है, जितने ज़्यादा एटम्स के ऊपर डिस्पर्स होता है, डीलोकलाइज होता है, सिस्टम को उतनी स्टेबिलिटी मिल रही है। तो इसके होने के पीछे कोई ना कोई कारण है, ये ऐसे ही नहीं होता है। तो कारण क्या है? स्टेबिलिटी। कारण है इसकी स्टेबिलिटी। ठीक है। और लास्ट में जब वापस से ये जो पाई बॉन्ड था, इसके इलेक्ट्रॉन फिर से अगर इधर आएंगे जहाँ से स्टार्टिंग में गए थे, तो ये वाली कंडीशन वापस बन जाएगी। तो इस मॉलिक्यूल के कितने, 1 2 3 और 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं। ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर निकालने की फार्मूला क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन +1।
मान लो आपको डायरेक्ट ये कंपाउंड दे दे और पूछे नहीं कि ये बनाओ, आपसे इतना पूछ ले कि इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसमें जो अल्फ़ा हाइड्रोजन नज़र आ रहा है आपको 3 है, तो 3 अल्फ़ा फॉर्मूला ये होता है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन प्लस 1। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 है, 3 और 1 4, मतलब 4 बनेंगे। तो 4 आपके सामने दिखाई भी दे रहे हैं। दूसरी बात, स्टेबिलिटी जो होती है, जो स्थायित्व होता है, वो समानुपाती होता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स के समानुपाती होता है। स्थायित्व जो होता है वो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के समानुपाती होता है। जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ज़्यादा उसका स्थायित्व होगा। इस चीज़ को हम आगे सवाल करेंगे तो समझेंगे दोबारा से। एक बात और है, रेजोनेंस में जो सिंपल रेजोनेंस होता है, जो हमने रेजोनेंस पढ़ा टॉपिक, उसमें इसमें फ़र्क क्या है, रेजोनेंस में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। एक बात। दूसरी बात है, सिग्मा और पाई बॉन्ड वाला अंतर के अलावा देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है, ऐसा ही है जैसा रेजोनेंस था। लेकिन यहाँ फ़र्क ये है कि देखो यहाँ पर बॉन्ड जो है बिल्कुल पूरी तरह से टूट गया है। देखो यहाँ पर इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर भी इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इधर भी इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। देखो आप सी और एच के बीच में बॉन्ड है, वो पूरी तरह से टूट रहा है। तो इस प्रकार के जो चीज़ है, इसको आप इस प्रकार से बोल सकते हो कि नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब ये जो परिघटना हो रही है इसको आप नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल सकते हो, यानी कि बंध विहीन अनुनाद, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का एक दूसरा नाम होता है बॉन्ड, नो बॉन्ड रेजोनेंस या बॉन्ड लेस रेजोनेंस, है ना, बंध विहीन अनुनाद, ठीक है। और एक इसका और नाम भी होता है नाथन बेकर इफेक्ट। नाथन और बेकर कोई वैज्ञानिक रहे होंगे, उनके सम्मान में इनका नाम किया जाता है। चलिए, ये हो गया आपके इथाइल कार्बोकेटाइन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, इसको आप नोट कीजिए। एक और चीज़, ये जो मैंने सारे बनाए थे अभी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, इनका जो संकर बनेगा, जो इनका हाइब्रिड बनेगा, वो कुछ ऐसा बन जाएगा। तीनों हाइड्रोजन के बीच में भी पार्शियल बॉन्ड रहेगा, क्योंकि आप देख रहे थे कि बॉन्ड जो था इनका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाला, वो मूवमेंट कर रहा था। और पॉजिटिव चार्ज आप सभी के ऊपर लगा लो, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, इस पे भी आ रहा था, इस पे भी आ रहा था, इस पे भी आ रहा था, सब पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, तो सब पे बांट दिया थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये उसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो वास्तव में जो इथाइल कार्बोकेटाइन होता है, जो CH3 CH2 प्लस होता है, उसकी जो असली संरचना वो इस प्रकार की होती है, क्योंकि जो संकर बनता है, जो हाइब्रिड होता है, वही किसी मॉलिक्यूल की जो है असली संरचना हुआ करती है, उसका रियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2 रेडिकल। इस रेडिकल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। सामान्य तौर पे जो केमिकल स्पीसीज होती है, जो रासायनिक प्रजातियाँ होती है, जैसे कोई अणु, परमाणु या यौगिक वगैरह जो भी होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, युग्म के अंदर पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, बहुत कम होते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर में नहीं होता, एक आधा इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड रहता है, अयुग्मित रहता है। उन्हीं में से ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वो एक है, ठीक है। तो ये जो बिंदी सा लगा हुआ है, एक बिंदिया लगी हुई, उसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, अयुग्मित है। और इस प्रकार के जो केमिकल स्पीसीज होती है, इस प्रकार की जो रासायनिक प्रजातियाँ होती हैं, इनको मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल कहा जाता है। तो फ्री रेडिकल वाला जो कार्बन होता है, जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन अकेला होता है, अनपेयर्ड होता है, उसका जो संकरण है वो sp2 होता है। तो इसका संकरण sp2 है, और इस कार्बन का तो पता ही आपको sp3 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए, इनको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, और बल्कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा, क्योंकि sp2 के पास में sp3 है और उसके ऊपर H लगा हुआ है। तो बिल्कुल इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाएगा। कैसे पाया जाएगा, इसको आप यहाँ पर देखिए। पहले तो हमने इसका ये स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। ये जो इथाइल फ्री रेडिकल, इसका स्ट्रक्चर बना दिया। अब देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है,
अब इसे, अब आपको पता है कि इस कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देखो आप तीनों काउंट करो, ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, आप काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसे जो पहले वाला था जहाँ पे प्लस चार्ज था, प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको गायब कर लो, तभी प्लस चार्ज बन जाएगा। तो उस केस में कितने इलेक्ट्रॉन थे, इससे जो पहले हमने एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन जब 6 थे तो पूरी की पूरी ये पेयर इधर आ रही थी, पूरी युग्म इधर आ रही थी। ठीक है, ये जो एरो होता है ये पूरी पेयर के लिए होता है, तो 6 और 2 8 हो जाते हैं ऐसे करने पर। लेकिन यहाँ पर अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन इसके पास में एक पड़ा है ऑलरेडी, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास में 7 हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो कार्बन के पास में 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और कोई भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है, चाहे कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके आउटरमोस्ट सेल में बाह्यतम कोश में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आप दोनों इलेक्ट्रॉन मत लाओ, केवल एक इलेक्ट्रॉन लाओ। तो ये आधा इसका जो तीर का पार्ट है वो उसको मिटा दो, केवल आधा ही रखो ऐसे। ठीक है, तो ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा करने से सिंपल सी बात है कि ये वाले बॉन्ड दोनों तो ऐसे की ऐसे पड़े हैं, एक बॉन्ड पहले से बना हुआ पड़ा था, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने हुए पड़े थे, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन था पहले से। अब आपने ये जो बॉन्ड है उसको तोड़ के इसका इलेक्ट्रॉन इधर यूज़ में ले लिया, तो इन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है और इसमें क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। समझ रहे हो आप, इसको थोड़ा ठीक से बना देते हैं, ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। ऊपर वाला जो हाइड्रोजन है उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड रह जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब आगे क्या होगा, फिर से वही होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा, वहाँ पर जाने की वजह से ऊपर तो वापस बॉन्ड बन गया, ये जो जैसा था वैसा ही है, इधर भी ऐसा ही है, बस यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया। अगले वाले में वही प्रोसेस चलती है आगे, इस तरह से हो गया ये। और लास्ट वाले में फिर से वही, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो ये वापस से पूरी ये स्ट्रक्चर फिर से बन जाएगी। तो इस फ्री रेडिकल के भी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो इस प्रकार से रेजोनेंस जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोलते इसको, हाइप्रोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, अतिसंयुग्मन पढ़ रहे हैं हम। तो इसके 4 हाइप्रोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन गए हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और आप इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे, कैसे, यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए उनकी संख्या में 1 जोड़ देते तो नंबर ऑफ हाइप्रोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। एक लास्ट एग्जांपल और लेंगे। ये जो कंपाउंड नज़र आ रहा है आपको, इसका नाम होता है टोलुइन। टोलुइन, इस कंपाउंड का नाम टोलुइन है। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर भी हाइप्रोकॉन्जुगेशन की कंडीशन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है। कैसे एग्जिस्ट कर रही है, आपको पता है कार्बन की जो रिंग होती है उसके अंदर सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 होता है। ये बात मैं अब तक बहुत बार बोल चुका हूँ, तो सुन सुन के भी आपको याद हो गई होगी कि बेंजीन की जो रिंग होती है, बेंजीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो बेंजीन ही मुख्य किरदार है, आपको पता है, मेन कैरेक्टर ही बेंजीन है। तो बेंजीन के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या जानकारी होनी चाहिए कि बेंजीन की रिंग एकदम फ्लैट होती है, समतली होती है, ठीक है, एरोमेटिक होती है, और उसके सभी कार्बनों का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होता है। ठीक है, और चूंकि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन भारी मात्रा में घूम रहे होते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो नाभिक स्नेह की तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन धनी होता है। ठीक है, चलिए, बेंजीन के अंदर ये कार्बन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है, sp2 संग्रहण है। और यहाँ पर ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और sp2 और sp3 पास पास में हो और sp3 वाले पर हाइड्रोजन लगे हो तो उस मॉलिक्यूल के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाता है, कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाएगा। कैसे पाया जाएगा, बना के देखना चाहते हो अगर तो बना के देख लो।
हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज करते हैं। तो आप देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, ये करेंगे डीलोकलाइज। कैसे डीलोकलाइज करेंगे, ये बॉन्ड के इधर इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। तो ये जो है बॉन्ड, ये इस कार्बन के तो पहले से 1 2 3 4 बॉन्ड बने हुए हैं, आप एक बॉन्ड और लेके आ रहे हो तो 5वां बॉन्ड बनने जा रहा है। और 5 बॉन्ड कार्बन के बनते नहीं है, तो एक काम करो, इस 2 बॉन्ड पड़े ना यहाँ पर, ये और ये, उनमें से एक बॉन्ड को तोड़ के उसके इलेक्ट्रॉन को आगे वाले कार्बन के ऊपर रख लो। तो इस प्रकार से आप करोगे अगर, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। ये दोनों बॉन्ड ऐसे कैसे रख लो, ये बॉन्ड जो अब टूट चुका है, चूँकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार आ गया, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे आके रुक गए तो इस पे ऊपर नेगेटिव चार आ गया। बाकी जो बॉन्ड जहाँ पर थे उनको वैसे ही रख लो। ये बन गया इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसको आगे लंबा ले जाना चाहते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर रेजोनेंस काम करना स्टार्ट हो गया। ये हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ इतना पहले, अब यहाँ पर देखो डबल सिंगल नेगेटिव, मतलब रेजोनेंस वाली कंडीशन भी लगने लग गई है। तो रेजोनेंस करा दो आगे, रेजोनेंस कराओगे तो ये माइनस चार्ज जो है वो यहाँ पे चला जाएगा इस तरह से। ये पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड और सी एच और H प्लस। फिर से क्या आगे कैसे होगा, ये फिर से नेगेटिव चार्ज जो है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, नेगेटिव डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड H और H प्लस, और लास्ट स्टेप के अंदर ये इधर और ये वापस इधर बनेगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ जगह नहीं तो मैं नीचे बना देता हूँ इसको, आप देखिए। ऐसा बन जाएगा। जिस प्रकार से इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिए हैं, मतलब जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, वैसे वैसे इसके भी आ सकते हैं, ऊपर वाले के भी आ सकते हैं, तीनों के आ सकते हैं। ठीक है, तो जिसके भी आएंगे एक बार आने से ऐसी कंडीशन बन जाएगी, और ऐसी कंडीशन होगी तो फिर आगे रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस हो रहा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है ना। इसका मैं हाइब्रिड बना रहा हूँ बच्चों। ये कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखो यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, जीरो बॉन्ड है, और यहाँ पर एक बॉन्ड है। तो इस प्रकार के बॉन्ड को इस प्रकार से दिखाया जाता है। ऐसे कैसे, जैसे इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से गए वैसे यहाँ से भी और यहाँ से भी तो जा सकते हैं, भले ही हमने दिखाई नहीं हो, नहीं तो ज़्यादा बन जाएंगे। और तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे, तो इसके अंदर भी इस प्रकार का पार्शियल बॉन्ड, आंशिक बंध बन जाएगा। और कार्बन और इस कार्बन के बीच में बात करें तो कहीं पर सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर डबल बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड को भी आपको सिंगल और डबल के बीच का बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी पाई बॉन्ड जो है रिंग के अंदर घूम रहे हैं, आप देखो ये इलेक्ट्रॉन घूमते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर, फिर पाई बॉन्ड आ गए। तो पाई बॉन्ड रिंग के अंदर घूम रहे हैं, घूमते हुए बॉन्ड को ऐसे दिखाया जाता है। और बात जहाँ तक रिंग में बात करें चार्ज की, तो रिंग में देखो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इस पे और इस पे आप नेगेटिव चार्ज लगा लो। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो हाइड्रोजन पे आ रहा है। जैसे इस पे आ रहा है वैसे इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो ये टोलुइन में हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाया गया आपको इस पूरी कहानी के माध्यम से। अब देखो बच्चों, टोलुइन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होता है, क्या दिखाई पड़ रहा है। टोलुइन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन से ये, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। देखो ये वाला कार्बन है, इसको ऑर्थो स्थिति बोलते हैं। ये वाला भी ऑर्थो कहलाता है। ये दोनों कहलाते हैं मेटा, और ये वाला कहलाता है पैरा। ऐसे इनके नामकरण होते हैं। तो देखो ऑर्थो वाले पे नेगेटिव चार्ज जो है वो डेल्टा नेगेटिव आ गया, मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई है। और पैरा वाले पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया है, मेटा वाले पे कुछ नहीं आया। तो ऐसा बोलेंगे कि टोलुइन के अंदर अति संयुग्मन से, हाइपर कॉन्जुगेशन से ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो बढ़ जाता है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इन द टोलुइन ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब मान लो टोलुइन को कभी किसी के साथ में रिएक्शन करने का मौका मिला। ठीक है, मान लो टोलुइन जो है इसकी किसी इस प्रकार का कोई प्रजाति है, केमिकल स्पीसीज है, उससे इसकी रिएक्शन करवाएंगे। इसके ऊपर जो प्लस चार्ज लगा हुआ है इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, या इसको हिंदी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो टोलुइन है इसके अंदर अगर इलेक्ट्रोफाइल आके इसके साथ में रिएक्शन करेगा,
ये जो पॉजिटिव वाला जो भी प्रजाति यहाँ पर ली गई वो इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो कहाँ पे आके जुड़ेगा। तो पॉजिटिव को तो किसकी ज़रूरत होती है, नेगेटिव ज़रूरत होती है। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव है वो यहाँ पर आएगा नेगेटिव वाले पे, या इस नेगेटिव पे आएगा, इस पे आएगा या फिर इस पे आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है वो टोलुइन के अंदर ऑर्थो या पैरा स्थिति पर आकर आक्रमण करता है या आकर जुड़ता है या आकर रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पे क्यों करता है, ऑर्थो पैरा पे इसलिए करता है कि टोलुइन में अति संयुग्मन के कारण ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन के तलाश में आएगा, जैसे ई प्लस है, प्लस वाला तो इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहता है क्योंकि इसके ऊपर प्लस है तो उसको माइनस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन को तलाश करने वाले होते हैं इनको इलेक्ट्रॉन से नहीं बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। वो जो है वो ऑर्थो और पैरा पे आके अटैक करेंगे, आके जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि टोलुइन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, ये जो आपके सामने रिएक्शन का मैंने बताया यहाँ पर, अगर ये दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन का नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो टोलुइन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर रिएक्शन दिखाता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टोलुइन शोज इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के दौरान टोलुइन में ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आक्रमण होता है। यहाँ तक नोट कीजिए। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी कि अति संयुग्मन के क्या अनुप्रयोग। अतिसंयुग्मन के अनुप्रयोग। तो अतिसंयुग्मन जो होता है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अतिसंयुग्मन से आप जो है किसी भी जिसमें भी अतिसंयुग्मन होता है उसकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो। ठीक है, जिसमें जितना ज़्यादा अतिसंयुग्मन होता है उसमें उसकी स्टेबिलिटी जो है उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, और अतिसंयुग्मन ज़्यादा कम होगा कैसे पता चलेगा, वो चलेगा अल्फ़ा हाइड्रोजन की सहायता से। ठीक है, जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। इस बात को भी लिख के समझते हैं। देखिए जो कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन समझते हो, जिस पे कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, या कार्बन फ्री रेडिकल होता है जो मुक्त मूलक, या फिर एल्कीन होता है। ठीक है, कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, अभी मैंने पढ़े ना सारे, ये तीनों पढ़े हैं, कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन। इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, इन सभी की जो स्थायित्व होता है इनका, वो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी में लिखेंगे अति संयुग्मनीय संरचनाओं की संख्या। ये किसके समानुपाती होती है, अल्फा हाइड्रोजन के, अल्फा हाइड्रोजन के। तो कुल मिला के इसका सारांश यही है कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। बस दैट्स ऑल, सिंपल फंडा है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने आपको दे दिया है CH3 फ्री रेडिकल, ऐसा करते हैं, ये लेते हैं CH3 फ्री रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज वाले लेते हैं, पहले कार्बोकैटायन लेते हैं, ये कार्बोकैटायन है CH3 CH2, फिर लेते हैं CH3 और फिर लेते हैं CH3 CH3
CH3 और पॉजिटिव। आपके सामने 3 कार्बोकैटायन पड़े हैं और पूछे कि इन तीनों में इनका स्थायित्व का क्रम कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा स्थायी कौन है, सबसे कम स्थायी कौन है। तो स्टेबिलिटी के लिए तो अल्फा हाइड्रोजन देखने होते हैं अपने को, ठीक है। ये sp2 कार्बन है और ये sp3 है, इस पर लगे हुए हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके अंदर। इसमें देखो बच्चों, ये sp2 कार्बन है, ये वाला बीच वाला, और ये दोनों कौन से कार्बन है, sp3। तो sp2 के पास में लगा हुआ sp3 कार्बन होता है, उसके ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन ही अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो इसमें 3 और 3 कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसमें देखोगे तो 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी उतनी ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी, चाहे वो कार्बोकैटायन हो, चाहे वो कार्बन फ्री रेडिकल हो, चाहे वो एल्कीन हो, ठीक है। तो इनकी स्टेबिलिटी का जो क्रम होगा वो जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे उनकी स्टेबिलिटी क्या करेगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, ये सब स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं हम। अब ये कार्बोकैटायन का हो गया। अगर यहाँ पर फ्री रेडिकल होता है, मान लो ये यहाँ पर मैं इस प्रकार से मुक्त मूलक बना लेता हूँ। आप लोग पहले फ्री रेडिकल वाला ये जो अभी पहले लिखा कार्बोकैटायन वाला उसको कॉपी में नोट कर देना, उसके बाद में आप क्या करना, प्लस की जगह पर ये रेडिकल लगा देना। प्लस की जगह रेडिकल लगाओगे तो भी वही बात है, रेडिकल का भी हाइब्रिडेशन जो है sp2 होता है वो सब सेम चीज़ हो जाएगी। इसमें भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन और इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो सेम तरीके से इसका जो है स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों, आसान है ना बिल्कुल। अब एल्कीन का एग्जांपल लेके देखते हैं। अब एल्कीन का एग्जांपल लेके समझते हैं। आपके सामने 3 एल्कीन आपको नज़र आ रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। हमें इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, इनका स्थायित्व पता करना है। तो देखो बच्चों, sp2 के पास वाला sp3 कार्बन, यानी कि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये भी वैसे sp2 है लेकिन इसके पास में कोई इधर sp3 नहीं है, ठीक है। यहाँ से जुड़ा आप कहीं इसके पास में उसको मत काउंट करना, वो तो मॉलिक्यूल ही अलग है। ये मत सोचना कि ये sp2 है पास में sp3 पड़ा है, वो अलग कंपाउंड है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये देखो sp2 है, इसके पास में sp3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से आगे, और यहाँ भी sp2 के पास में sp3 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगे हुए, उनको भी अल्फा हाइड्रोजन मानेंगे। तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसमें देखो कितने होंगे, ये sp2 है, sp2 है। ये पता कैसे चल रहा है sp2 हाइब्रिडेशन का, कार्बन का जो डबल बॉन्ड होता है तो उसका हाइब्रिडेशन sp2 ही होता है, ठीक है। तो sp2 के पास में आपको sp3 नज़र आ रहे होंगे बहुत सारे, और sp3 वाले पर लगे हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो देखो 3 3 6 और 3 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। जैसे जैसे अल्फ़ा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो इनका स्थायित्व है वो बढ़ेगा। तो उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, और ये वाला जो सबसे कम स्टेबल है, ठीक है। एक चीज़ और, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी कम होगी, और स्टेबिलिटी घटेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, उल्टे होते हैं आपस में, ठीक है ना। एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी। इसको बोलते हैं स्थायित्व, इसको बोलते हैं क्रियाशीलता। तो बच्चों ज़रा बताइए मुझे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 में रिएक्टिविटी का क्रम क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर था 1, 1 से ज़्यादा 2, 2 से ज़्यादा 3, ये ऑर्डर स्टेबिलिटी का था। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। तो सबसे रिएक्टिव कौन होगा, 1 वाला, फिर 2 वाला कम होगा और 3 वाला और कम होगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा कर दिया हमने। ये जो चीज़ है ना यहाँ पर, इसको तो आप ख़ास तौर पर रटी ले, पूरी केमिस्ट्री में ये चीज़ काम आएगी कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर भी आप इस बात को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कीजिए। और इसी के साथ में हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन वाला टॉपिक है वो ख़त्म होता है यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। एक और इफेक्ट बचा है अभी, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और एक छोटा सा और बचा है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट।
2 इफेक्ट बचे हैं उसकी बात करेंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग इन सभी के जितने भी इफेक्ट पढ़े उन सभी के एक साथ में एप्लीकेशन पढ़ने वाले। उस टॉपिक वहाँ जाने से पहले एक बात मैं और यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि अभी तक आपने 3 इफेक्ट पढ़े हैं। कौन कौन से? इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपरकॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। इनमें सबसे ताकतवर जो होता है वो होता है रेजोनेंस। नंबर 2 पे आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। नंबर 3 में आता है इंडक्टिव इफेक्ट। समझे? ठीक है। अगर इनके मतलब जो ये इफ़ेक्ट पढ़े आपने, इनकी शक्ति की, इनकी पावर की बात की, इनके जो प्रभाव की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है अनुनाद, रेजोनेंस। उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होता है? देखो इन दोनों के अंदर जो है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है वो डी लोकलाइज होते हैं, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो डी लोकलाइज होते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब कि विस्थानीकरण और विस्थापन। ठीक है। विस्थापन के अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से थोड़े से इधर या उधर खिसकते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वाला। डी लोकलाइज के अंदर इलेक्ट्रॉन पूरी की पूरी पेयर जो है इधर या उधर शिफ्ट हो जाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे खिसक रहे हैं और एक पूरी की पूरी अगर जगह छोड़ के कहीं और जा रहे हैं तो ज़्यादा बड़ी बात कौन सी मानी जाएगी? ऑफ कोर्स जिसमें इलेक्ट्रॉन जो अपनी पूरी जगह छोड़ के कहीं और चले जा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, डी लोकलाइजेशन हो रहा है, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली माना जाएगा। तो डी लोकलाइजेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ही ज़्यादा होता है। अब इनमें भी, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन होता है और इसमें सिग्मा का। तो ये पाई वाले को ज़्यादा इसलिए मानते हैं प्रभावशाली क्योंकि पाई बॉन्ड जो होते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़े ढीले होते हैं, थोड़े से मतलब जो न्यूक्लियस होते हैं एटम की उसकी पकड़ में, उनकी कम पकड़ में होते हैं, मतलब लूज होते हैं, तो उनको आराम से इधर उधर किया जा सकता है, इसलिए ये जो है इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन के जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, उनका डी लोकलाइजेशन कराना बहुत डिफिकल्ट काम है, इसलिए वो थोड़ा प्रभावशाली काम है। ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आगे वाली बातें। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।